Welcome to Carmen Coeducation Strive to Excellence. हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल करमेन को एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया के बारे में। आज हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में। क्रिया की परिभाषा: क्रिया के जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी काम का करना या किसी काम को कराना या किसी काम के द्वारा होना क्रिया कहलाता है। जैसे गीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, राकेश कॉलेज जा रहा है। इसमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है शब्द कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं, जबकि हैं थे शब्द होने का। इन सभी से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः यह क्रियाएं हैं। धातु: क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, पा आदि। इन्हीं धातुओं से लिखता, पढ़ता आदि क्रियाएं बनती हैं। क्रिया के भेद: क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं: गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, फांदना, जागना, बरसना, उलझना, कूदना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। सकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण हैं: मैं लेख लिखता हूँ, रमेश मिठाई खाता है। द्विकर्मक क्रिया: जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। द्विकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं: मैंने शाम को पुस्तक दी, सीता ने राधा को रुपए दिए। ऊपर के वाक्यों में देना क्रिया के दो कर्म हैं, अतः देना द्विकर्मक क्रिया है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद: प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के निम्न 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया, चौथा है नाम धातु क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया: जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे आप आए, वह नहाया आदि। संयुक्त क्रिया: जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे सविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका। नाम धातु क्रिया: संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, लजाना, चिकनाना, झुठलाना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया: जिन क्रिया से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करे करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं। पहला है प्रेरक कर्ता, प्रेरणा प्रदान करने वाला। दूसरा है प्रेरित कर्ता, प्रेरणा लेने वाला। जैसे श्याम राधा से पत्र लिखवाती है। इसमें वास्तव में पत्र तो राधा लिखती है किंतु उसको लिखने की प्रेरणा देती है श्यामा, अतः लिखवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। इन वाक्यों में श्यामा
प्रेरक करता है और राधा प्रेरित करता है। पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, इसने उठा हूँ क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। विशेष पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया के सामान्य रूप में प्रयुक्त होती है अथवा धातु के अंत में कर अथवा करके लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। जैसे बच्चा दूध पीते ही सो गया, लड़कियां पुस्तकें पढ़कर जाएंगी। अपूर्ण क्रिया। कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट हो पाता, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे गांधी जी थे, तुम हो, ये क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं हैं। अब इन्हीं वाक्यों को फिर से पढ़िए। गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तुम बुद्धिमान हो। इन वाक्यों में क्रमशः राष्ट्रपिता और बुद्धिमान शब्दों के प्रयोग से स्पष्टता आ गई। ये सभी शब्द पूरक हैं। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।